जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होती है, टॉपिक रहेगा बिंदुसार। बिंदुसार जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्या उनके जानकारी के क्या स्रोत हैं, मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी थी और सारे पॉइंट उसमें क्लियर किए थे। और आज की क्लास में बात होगी बिंदुसार। आज का टॉपिक रहेगा बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध पे मौर्य वंश का जो उत्तराधिकारी हुआ, वो अगला शासक जो हुआ था वो बिंदुसार शासक हुआ था। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। शेयर करते रहें और साथ में नोट्स बनाते चलें और तैयारी अपनी करते रहें। बात करें बिंदुसार, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दुर्धरा, और इसके मगध पे शासन करने का जो समय है, मगध पे शासन करने का जो समय है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया मगध पे। और पॉइंट एक एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, जो बिंदुसार ये जो शासक था बिंदुसार मगध पे, बिंदुसार का जो जन्म हुआ था वो सिजेरियन मतलब सर्जरी से इसका जन्म हुआ था। मतलब सिजेरियन तकनीक से सर्जरी से जन्म लेने वाला ये पहला शासक था बिंदुसार। मतलब बिंदुसार का जन्म सिजेरियन सर्जरी की तकनीक से इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त, माता का नाम दुर्धरा। और दिव्यावधान में कहा गया है कि जो बिंदुसार है उसकी 16 रानियां थी, उसकी 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। 101 पुत्र थे। ये दिव्यावधान बौद्ध ग्रंथ एक दिव्यावधान है, उसमें बताया गया है कि जो बिंदुसार था इसकी 16 रानियां थी, मतलब 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। और इसमें बड़ा पुत्र का नाम, सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। बड़ा पुत्र का नाम सुसीम था। और दूसरे नंबर पे अशोक, और सबसे छोटा पुत्र तिस्य था। सबसे छोटा पुत्र तिस्य था। जब अशोक पढ़ेंगे, क्योंकि इस बात की पुष्टि भी होती है 101 इसके पुत्र थे, क्योंकि जब अशोक शासन मगध पर शासन करने आता है तो कहा जाता है, एक किंवदंती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का शासन हथियाया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे। और दिव्यावधान में बताया है कि उसकी 16 रानियां मतलब 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा सुसीम और इसके बाद दूसरे नंबर पे अशोक और सबसे छोटा तिष्य था। इसके बाद इसके उपनाम देखिए, बिंदुसार के उपनाम यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है अमित्र घाट। अमित्र घाट। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। इसके बाद साम्राज्य विस्तार, बिंदुसार का साम्राज्य विस्तार। बिंदुसार को जो साम्राज्य मिला था वो एक विरासत में, क्योंकि अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त हुआ था उसको, और उसका साम्राज्य, उसने कोई नया काम कुछ नहीं किया, क्योंकि जो अपने पिता से जो साम्राज्य मिला उसको बनाए रखा, उसने उस पर कायम रखा, उस पर अधिकार बनाए रखा, और उसमें जो उसकी गरिमा थी, जो साम्राज्य में जो प्रतिष्ठा थी उसको बनाए रखा उसने। साम्राज्य में कोई नया काम उसने कुछ नहीं किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक, और पूर्व में और पश्चिम में आपका मतलब फारस ईरान तक संपर्क था, साम्राज्य का विस्तार था। तो ये साम्राज्य का विस्तार था। खाली कलिंग चंद्रगुप्त, इसमें बिंदुसार के समय जो कलिंग था, कलिंग और सुदूर दक्षिण प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा में कलिंग प्रदेश, और मतलब उत्तरी कर्नाटक तक तो था, पूरे दक्षिण में नहीं था, सिर्फ उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक मौर्य साम्राज्य था। तो लेकिन सुदूर दक्षिण तक बिंदुसार का जो साम्राज्य था वो बिंदुसार, सुदूर दक्षिण प्रदेश था और कलिंग प्रदेश था, वो बिंदुसार के साम्राज्य में शामिल नहीं था। बिंदुसार के साम्राज्य में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? कलिंग का प्रदेश, उड़ीसा का कलिंग प्रदेश, और सुदूर दक्षिण प्रदेश मतलब उत्तरी कर्नाटक मैसूर को छोड़ के जो और दक्षिण प्रदेश थे, दक्षिण राज्य थे, वो बिंदुसार के साम्राज्य में शामिल नहीं थे। और जो इसको साम्राज्य विरासत में मिली थी, अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से मिली थी, उसको ये बनाए रखा, उस पर अपना अधिकार बनाए रखा, उसको कायम रखा और गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। और ये अपने पिता की तरह जिज्ञासु, अपने पिता की तरह जिज्ञासु था और विद्वानों और दार्शनिकों का सम्मान करता था। बिंदुसार अपने पिता की तरह जिज्ञासु था और क्या कहते हैं, विद्वानों और दार्शनिकों का सम्मान करता था। इसके बाद यूनानी लेखक एथनियस ने बिंदुसार और मौर्य शासक बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस के बीच हुई वार्तालाप
और मैत्रीपूर्ण संबंध के बारे में उल्लेख करते हैं। कहा है उसमें बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस से इस वार्तालाप मैत्रीपूर्ण संबंध के दौरान बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजों की मांग करता है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तब सीरिया के शासक बिंदुसार को मीठी मदिरा और सूखी अंजीर देने का वचन देते हैं और कहते हैं कि जो दार्शनिक है, जो विद्वान है, उनका सीरिया के कानून में आदान प्रदान करना वर्जित है। इस क्रम में फिर एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये आपका बहुत कई पर बात पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है। एंटियोकस ने डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के कहाँ के शासक ने भेजा था? एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद मिस्र के शासक टालमी द्वितीय, जिसको मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसस नामक राजदूत अपना बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है, काफी एसएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस में तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं पूछे जाने के, पूछे गए कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। जिसमें पहली बार अशोक को विद्रोह को शांत करने के लिए पहली बार अशोक को भेजा गया था और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। इसके बाद बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्यों था? देखिए, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार उसके दरबार में, उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय के संत या जोशी पिंगल वर्ष उसके राज दरबार में थे, राज्यसभा में रहते थे। और इन जो ये संत थे, जोशी थे, आजीवक संप्रदाय के पिंगल वर्ष, इससे और बिंदुसार के मतलब जो संबंध, घनिष्ठ संबंध थे, व्यवहार जो था इसका मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार था। पिंगल वर्ष इसके राजसभा के ज्योतिष थे और घनिष्ठ संबंध होने के कारण बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। इसके बाद बिंदुसार के साथ, इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। कुछ कहीं आपको ये पॉइंट कोई गलत बताएगा, गलत, इसको इसलिए इसको हाईलाइट बिल्कुल करिएगा इस पॉइंट को। बिंदुसार के शासन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी चाणक्य जीवित रहता है और बिंदुसार के शासन के प्रारंभिक शासन के समय चाणक्य प्रधानमंत्री होता है, किंतु बाद में बिंदुसार ने खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया था। बिंदुसार के प्रारंभिक शासन काल में प्रधानमंत्री चाणक्य होते, किंतु बाद में बिंदुसार अपना प्रधानमंत्री खल्लाटक को बनाता है, खल्लाटक को। और यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ, इसको हाईलाइट कीजिएगा पॉइंट को, क्योंकि कई यूट्यूबर या कोचिंग वाले आपको यहाँ ये पॉइंट गलत बताएंगे कि बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री कौन था। ज्यादातर लोग चाणक्य, प्रारंभिक समय में चाणक्य प्रधानमंत्री थे, किंतु बाद में बिंदुसार ने खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया था। कैसे? क्योंकि बिंदुसार को जो 16 महाजनपद थे, आपके 16 महाजनपदों में बिंदुसार को विजेता चाणक्य ने बनाया था। इसके बाद जब इसने, जैसे यहाँ दिखा देखो, चाणक्य ने बिंदुसार को 16 महाजनपदों का विजेता बनाया और तिब्बती लेखक तारानाथ ने बिंदुसार को 16 महाजनपदों का राजा या विजेता घोषित कहा है। और इसके बाद जब बिंदुसार ने 16 महाजनपद पर विजय प्राप्त कर ली, विजेता घोषित हो गया चाणक्य की सहायता से, इसके बाद बिंदुसार ने एक मंत्री परिषद का गठन किया। मंत्री परिषद में 500 सदस्यों को शामिल किया, 500 सदस्यों की शामिल किया। और इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट का होगा ये पॉइंट भी, क्योंकि बिंदुसार की मंत्री परिषद जो सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी, बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी जिसमें 500 सदस्य शामिल थे, सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष खल्लाटक को बनाया था। इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष या प्रमुख कौन था? खल्लाटक था। और बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी था। अब इसका बड़ा बेटा, जो बड़ा पुत्र था बिंदुसार का, उस समय इसको तक्षशिला का शासक बनाया। और अशोक, जब क्या कहते हैं, बिंदुसार का शासन था, तब अशोक अवंती का गवर्नर था। और जब उसको क्या कहते हैं, तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, तो पहली बार उसमें अशोक को भेजा था विद्रोह को शांत करने के लिए। शांत करने में इसने अशोक ने सफलता भी हासिल की। और दूसरी बार जब विद्रोह हुआ था, उस समय बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। शासक तो सुसीम था, वहां का शासक, तक्षशिला का शासक कौन था? सुसीम था। इसके बाद बिंदुसार, पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 25 वर्ष मगध पर शासन किया है।
और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने मगध पर 28 वर्षों तक शासन किया है। पुराणों में बताया गया है कि मगध पर बिंदुसार ने 25 वर्ष शासन किया और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर बिंदुसार ने 28 वर्षों तक शासन किया है। इसके बाद आपके क्या कहते हैं, अशोक आते हैं। बिंदुसार के बाद अगला शासक, मगध का अगला शासक अशोक आते हैं, जिसको सम्राट अशोक के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रशासनिक, महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक कार्य अशोक ने किए हैं, जिसके कारण इतिहास में अशोक को सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। तो इसकी अगली क्लास में बात होगी अशोक के बारे में। जय हिंद।